तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, तैयारी जोरदार चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो 2025 का जो मॉडल पेपर है उसके क्वेश्चंस की, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनकी। चलिए कार्यक्रम के आगे चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में दिया गया है, कह रहा है इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड ऑन 3 एजेस ऑफ ए स्क्वायर एज। चलिए, of a square if the force is between q1 q2 is f12 and between q1 q3 is f13 then f12 by f13, ठीक है, will be, एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि q1 q2 के बीच का बल इतना और q1 q3 के बीच का बल f13 हो तो f1 by f13 क्या होगा? क्वेश्चन इजी ही है, आराम से समझते हैं। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? एक वर्ग बनाना है अपने को, तो बना लिए। थोड़ा सा भावनाओं को ध्यान देंगे, ठीक है। एक वर्ग बना लिए, इस पे क्या कहा है? इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड ऑन 3 एजेस ऑफ ए स्क्वायर। एज यहां कह रहा है क्या चीज? सिरों पे। तो मान लिया यहां पे Q1 को रखा गया, यहां पे इस पॉइंट पे Q2 को रखे और इस पॉइंट पे मान लिया Q3 को रखे, रख सकते हैं। ओके, तो कह रहा है कि Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा है वो F12 है। मतलब Q1 और Q2 के जो बीच फोर्स लगेगा वो F12 है। इसको सीधा लाइन ही खींचेंगे। ओके, ये लग रहा है मान लो F12, ठीक है। यहां दिखाओ या यहां दिखाओ, एक ही बात है। और 1 और 3 के बीच जो बल फोर्स लग रहा है वो F13 है। मान लिया ये अपना F13 है, ठीक है। तो कह रहा है भैया बताइए कि F12 और F13 जो है इन दोनों का रेशियो क्या होगा? ओके, आसान है। अपने को ये साइड नहीं देके रखा है तो साइड चलिए मान लेते हैं ये भी A है हमारा, सब साइड क्या है? A है। तो यदि ये है A, ये भी A है, तो ये क्या होगा? √2A होगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो चलिए हम बात करें F12 की बात करें तो F12 इक्वल्स टू क्या लिखते? K Q1 Q2 और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, ठीक है। और F13 की बात करते, F13 करना है ना, F13 तो लिखते K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई किसका? √2A का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते थे ना, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? √2A, क्योंकि साइड अपना A दे के रखा है। तो यहां से ये अपना बन जाता K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता? सिंपल सा इसको लिख सकते थे अपन 2A स्क्वायर। और अपने को एक चीज और बोला है, समान आवेश रखे गए हैं। इसका मतलब है Q1 Q2 इक्वल है, तो इसको हम लिखते K Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, और इसको हम लोग लिखते K Q का स्क्वायर बाई 2A का स्क्वायर, लिख सकते थे। तो ये अपना F12, ये अपना F13। तो यहां से सिंपल सा F कितना बोल रहा है? 12 डिवाइडेड बाई F13। दोनों का रेशियो करोगे तो क्या करोगे? दिस अपॉन दिस, तो K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A स्क्वायर, लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और एकदम सिंपल, K से K तो ऐसे ही कट गया, कुछ लोग को इसमें भी दिक्कत हो जाता है। ये हो जाएगा 2A स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। तो अब इसमें देखा जाए तो क्या होगा? इससे ये साफ, A स्क्वायर से ये स्क्वायर साफ, कितना बच गया? 2। तो लिख सकते हैं F12 डिवाइडेड बाई F13 किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। कितना आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझा पाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, इजी। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। पहला का हो जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है when 10 to the power 14 electrons are removed from a neutral metallic sphere then charge on sphere is। एक उदासीन
धातु के गोले से जब इतने इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि इलेक्ट्रॉन किसी धातु से हटाया जाए, मतलब किसी मेटल से यदि इलेक्ट्रॉन हटेगा तो इलेक्ट्रॉन यदि आता है तो ऋण आवेशित होता है, निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जाता है तो कौन सा हो जाता है? पॉजिटिव। मतलब क्या किया गया है? हटाए जाते हैं, मतलब रिमूव किए जाते हैं। तो इसका मतलब जो भी होगा आवेश इसके ऊपर प्लस वाला होगा। तो मतलब ये माइनस वाला कहानी खत्म, इस माइनस की कहानी खत्म। सबसे पहली बात। दूसरी बात में आते हैं, हमको n स्मॉल n देके रखा है 10 पे पावर कितना? 14। तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है? n इंटू ई। n की वैल्यू कितनी? 10 पे पावर 14 और e की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर कितना? माइनस 5 कूलम। तो 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 5 कूलम। और इसी को लिखना चाहते हैं तो लिखते 16 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 कूलम। और लिख सकते हैं 16 10 पे पावर माइनस 6 कितना होता है? माइक्रो। इसको लिख सकते हैं माइक्रो कूलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है, ऐसा नहीं कुछ नया सा है। तो स्क्रीनशॉट लेंगे। दूसरा का हो जाएगा ए। तीसरा क्या रहता है? एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इज। सम विभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है? देखो ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं, ये जो डॉटेड जो दिख रहा है वो है अपना क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये जो लाइन दिख रही है ये वाली, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो देखो कभी भी ये होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हमेशा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, हमेशा 90 डिग्री पे होता है। याद रखेंगे हमेशा। तो कह सकते हैं सिंपल सा 90 डिग्री। तीसरा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट कह रहा है पोटेंशियल एट डिस्टेंस x आउटसाइड ए चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r चार्ज विद चार्ज q। तो पोटेंशियल के लिए याद होगा आपको, कह रहा है q आवेश के आवेशित r त्रिज्या वाले गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव क्या होगा? तो देखो यदि आउटसाइड की बात करें, ये अपना गोला है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या है? r है। और इससे बाहर कोई बिंदु लेते हैं, मान लो ये बिंदु लिए जो केंद्र से x दूरी पे है, ठीक है। इस बिंदु के लिए आउटसाइड के लिए जो अपने मान लो इस फॉर्मूले के हिसाब से स्मॉल r लेके रखे हैं, उससे फॉर्मूला क्या बनेगा? v इक्वल्स टू 1/4πε0 q बाई r। यदि सरफेस पे चले जाते हैं तो r की जगह पे कैपिटल R रख देंगे, और सरफेस के अंदर आ जाते हैं, सतह के अंदर आ जाते हैं तो भी विभव सरफेस के बराबर होता है 1/4πε0 q बाई कैपिटल R। तो आपको ये क्वेश्चन तो ठीक है, इसके साथ इसको पक्का वाला याद रखिए इनसाइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाता? किसके हिसाब से? पहले वाले के हिसाब से। तो लिखते v इक्वल्स टू 1/4πε0 क्या होता है? k। तो k। उसके बाद सिंपल सा आवेश कौन सा है? q। और कितनी डिस्टेंस पे रखा गया? x दूरी पर विभव पूछ रहा है तो सिंपल सा x। तो v इक्वल्स टू k q बाई x। तो v इक्वल्स टू k q बाई x। तो आंसर क्या हो जाएगा? b। तो इसमें आपको किसको याद रखना है? पक्का वाला। जितना सतह पे होता है, सरफेस पे होता है, वही आपका इनसाइड भी होता है। सरफेस के ऊपर जितना विभव होगा वही विभव सरफेस के अंदर कहीं भी आ जाएंगे तो भी आपको मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं याद रखेंगे। चलिए तो हो गया 4 का बी। फिफ्थ क्या रहा है? An alpha particle is accelerated by a potential difference 200 volt. Increase in its energy will be. इसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी? तो मतलब एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करते हैं किया जाता है, तो इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी? हम लोग क्या जानते हैं? देखो पोटेंशियल के टर्म में हम लोग को पता है v इक्वल्स टू क्या होता है? W बाई क्यू। तो वर्क इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? v इंटू क्यू। और वर्क कार्य ऊर्जा सबका मात्रा के, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो v का मान कितना दिया है? 200। और Q कौन सा? अल्फा पार्टिकल, 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो कह सकते हैं 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? चलो ये मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रहा है ना। तो यदि मल्टीप्लाई करके आपको जूल में चाहिए होता तो इसको करते जूल में निकलता, और इस पर यदि हम
कुछ नहीं करते तो सिंपल सा लिखते 200। चार्ज कौन सा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो लिख सकते हैं 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाता, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि जूल में पूछता तो क्या करते, इन दोनों को गुना करते और आंसर किस में देते, जूल में। तो जूल वाला भी याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑलरेडी 2024 में भी पूछा है, तो 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सेम क्वेश्चन, लगभग सेम ही था क्वेश्चन। तो फिफ्थ का हो जाएगा सी। चलिए सिक्स्थ की बात करते हैं। क्या रहा है, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी व्हेन इट्स पोटेंशियल इज इंक्रीज अप टू वी। सी धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होती है जब उसका विभव भी होता है। ऑलरेडी सबको याद है, शायद ही कोई होगा आज तक जिसको याद नहीं होगा हाफ सी वी स्क्वायर की कहानी। तो सिंपल सा हाफ सी वी स्क्वायर, और साथ में इसको कन्वर्ट करना भी याद रखिए, ऑलरेडी 2 मार्क्स में पूछे हुए रहता है। एनर्जी का अलग अलग टाइम में आपको एनर्जी का, ये तो अभी पूछ दिया, नेक्स्ट टाइम ये रह सकता है, नेक्स्ट टाइम वो रह सकता है, कैसे कन्वर्ट होता है ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6 का बी। 7, an equal spherical drop of equal potential V are combined to form a big drop, potential of new big drop। कह रहा है कि n equal spherical drop है अपने पास, छोटू छोटू spherical n, ऐसे ऐसे n कितने हैं, n spherical drop है, n एक समान गोलीय बूंदे जो समान विभव, सबका विभव क्या है, मान लो V है, तक आवेशित करते हैं, मिलाने से एक बड़ी बूंद बनती है। नई बूंद का विभव क्या होगा, एक बड़ी सी बूंद बनी, इसका पूछ रहा है विभव क्या होगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं सिंपल सा V डैश क्या होगा। ठीक है, तो यदि हम इसको मान लो V नॉट मान लेते तो इसको क्या बोलते हैं, V मान लेते, फॉर्मूले के हिसाब से ऑलरेडी इसका कंप्लीट डेरिवेशन आपको मिल जाएगा बुक में। तो यदि त्रिज्या की बात करते कि बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो सिंपल से n पे पावर 1/3 r नॉट याद रखेंगे। यदि धारिता की बात करते, कैपेसिटेंस की बात करते, तो n पे पावर 1/3 c नॉट, ये कई बार पूछे हुए हैं, ये वाला कैपेसिटेंस वाला, धारिता वाला, मतलब मुझे लगता है 4-5 बार जरूर पूछा है इस क्वेश्चन को। ठीक, तो वहां पे n की वैल्यू जो भी रहती है वो डालते, c नॉट निकाल लेते। टोटल चार्ज की बात करते, n इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉट किसका है, नॉट जिसमें भी लगा, सब छोटू छोटू बूंद वाली कहानी है। विभव की बात करते n पे पावर 2/3 v नॉट। ओके, तो यहाँ आपको जो भी चाहिए होता वो सारा कुछ निकाला जा सकता था। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछता था उसमें ये रहता था, n की वैल्यू दे दिया 1000 दे दिया, ठीक है, 27, नॉर्मली 27 वाला आपको क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या पूछा गया है, विभव। विभव के लिए तो देखो, इससे पहले ऑलरेडी मैक्सिमम टाइम आपको धारिता पूछा है, मैक्सिमम टाइम, इस बार आपको दिया है विभव के लिए कहानी। तो विभव के लिए याद रखेंगे n पे पावर 2/3 v नॉट। तो n क्या है, कैपिटल N है, तो n पे पावर 2/3, और इनिशियल कितना था, v नॉट की वैल्यू v है, तो n पे पावर 2/3 इंटू v। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऊर्जा के लिए भी n पे पावर 5/3 u नॉट होता है, u नॉट, v नॉट, q नॉट, c नॉट और r नॉट, ये किसके लिए है, सब छोटू वाली के लिए। ये v नॉट लिख सकते हैं इसको, यहाँ इसको q नॉट हो गया, या सिंपल सा इसका c नॉट, और क्या हो गया अपना u नॉट, ये सब हो गया छोटू वाले के लिए। इसके लिए लिखते तो क्या लिखते, q c v, ये सब किसके लिए हो गया। और यदि कैपिटल R की बात करते तो ये इसकी त्रिज्या हो गई, और ये छोटू वाली गोले की त्रिज्या हो गई स्मॉल r। याद रहेगा, फॉर्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा डिराइव करके ही निकालना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई कहानी, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है। तो 7th का हो जाएगा डी। चलिए 8 की बात करते हैं। क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे के रखा है, कितना दे के रखा है, 10 पे पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इफ चार्ज ऑन प्लेट ऑफ ए कंडेंसर इज इतना माइक्रोकूलम, मतलब सिंपल सा आपको Q का वैल्यू दे के रखा है कितना, 1 माइक्रोकूलम, इट मींस 1 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम। बहुत अच्छा। देन फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ कंडेंसर इज, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे। फोर्स के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता होता है, फोर्स होता है कितना, फोर्स इक्वल्स, सॉरी वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यदि हम बात करें, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। ओके,
तो इन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का कहिए या कार्य का कहिए, क्या होता है, सिंपल सा हाफ CV²। पता है अपने को, पहले से पता है। चलिए तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1/2 और CV को एक साथ रख लिए और V को एक साथ रख लिए अलग, CV² को CV इंटू V लिख सकते हैं। और CV इक्वल्स टू, देखो C इक्वल्स टू Q/V, C इक्वल्स टू Q/V, तो CV इक्वल्स टू क्या लिखते, Q लिख सकते हैं। तो यहां से ये क्या हो जाता 1/2 QV लिख सकते हैं। इससे पहले भी शायद हम यूज किया 1/2 QV, देखो 1/2 QV था ना फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले की बात करते हैं। तो 1/2 QV। अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको लिख सकते हैं सिंपल सा 1/2 QV। अब ये किसके बराबर है, U के, कार्य के कह सकते हैं, ऊर्जा कह सकते हैं। ऑलरेडी हमको पता है कार्य ऊर्जा क्या होता है, सिंपल सा F इंटू डी, जो बल लग रहा है और दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों प्लेट हो गया, सिंपल सा ये हो गया 1/2 QV। तो यहां से F बराबर लिखते हो तो क्या लिखते हो 1/2 Q, और इस D को इस साइड ले जाते V/D। याद होगा V/D को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, याद है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 Q इंटू E। तो यहां से Q की वैल्यू 10⁻⁻6, 1/2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू E की वैल्यू 10⁵। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 2। इसको और हम लिखना चाहते तो 10 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 0.05। 0.05 क्या चीज, जूल। तो 0.05 जूल, तो फोर्स निकाले है ना, तो ये फोर्स हम लोग निकाले थे ना यहां से, तो यहां क्या हो जाएगा न्यूटन। ये अपना फोर्स निकला था, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा न्यूटन। तो 0.05 न्यूटन। तो फॉर्मूला को याद रखना है, C इक्वल्स टू Q/V, और हाफ CV² का फॉर्मूला या 1/2 Q इंटू V का फॉर्मूला सब आप यूज करना है, तो याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.05 न्यूटन। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा बी। उम्मीद करती है समझ में आया एक एक चीज। ओके चलिए तो नेक्स्ट आते हैं 9th के ऊपर। 9th वैल्यू ऑफ टॉर्क टाउ टाउ एक्सपीरियंस बाय करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने को पता ही है इसका फॉर्मूला m क्रॉस b की कहानी होती है, मैग्नेटिक मोमेंट m क्रॉस b। तो क्या हो जाएगा 9 का ए, कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें तो फॉर्मूला ही है। नेक्स्ट क्या है, विद इन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक नीडल। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला था, इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, T इक्वल्स टू 2π√I/m/BH। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ यदि बोला जाए तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड यदि बढ़ेगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, पता है। तो क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने पर यदि B का मान घटेगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यदि इसके मान को घटाओगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो सिंपल सा कह सकते हैं 10 का B 10 का B। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, पक्का वाला जो बॉक्स के अंदर है। ओके नेक्स्ट क्या रहा है, निम्नलिखित में किसका उपयोग पौधा घरों में होता है, होने के लिए सबका होता है ठीक है, लेकिन अवरक्त किरणों का इंफ्रारेड का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसको हम लोग रखेंगे 11 का डी। 12 E vector of any electromagnetic wave is along x axis and h vector along z axis, velocity of this wave। देखो E और h एक दूसरे का हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और इसका डायरेक्शन देख सकते हो क्या हो रहा है, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है। तो इट मींस कह सकते हैं यदि E अपना किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यदि मान लो इस साइड x है और इस साइड क्या है अपना z, तो ये जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, y होगा। x और z ऑलरेडी आ गया तो y डायरेक्शन ही बच गया ना, तो y होगा। तो सिंपल सा कह सकते हैं इसका मोशन क्या होता है,
इन दोनों जो E और H है इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा होगा? Y, तो Y अक्ष के, तो 12 का क्या हो जाएगा? B। नेक्स्ट 13, बेतार संचार व्यवस्था, इन्वेंशन ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी इज डन बाय, तो ये होता है मार्कोनी किए थे, याद रखेंगे। नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं किसी साइंटिस्ट का नाम वाला, ओके। और ऐसे ही मॉडल पेपर क्या दे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 13 का क्या कह सकते हैं? सी। 14, लाइट रे बेंड इन मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बेंडिंग ऑफ रे इज कॉल्ड। देखो ये लाइट रे है, एयर से कहा गया, ये प्लास्टिक के अंदर गया, तो इसका बेंडिंग हो रही है। देखो ये बेंडिंग हो गई ना, एक्चुअली ये कैसे जाता? ऐसे जाता, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जा कहा रहा है बेंडिंग के कारण मुड़ जा रहा है, तो इसको क्या कहता है? रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अपवर्तन कहा जाता है इसको, इसी घटना को। तो 14 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट 15, ड्यू टू विच रीजन एयर बबल साइन इन वाटर, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है? किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन पूर्ण परावर्तन बोला है तो कह सकते हैं परफेक्ट रिफ्लेक्शन। हम एक एक लाइन की कहानी ऑलरेडी पढ़ाया गया है आपको। 15 का कह सकते हैं डी। चलिए 16 नेक्स्ट बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 1.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स फोकल लेंथ इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इच सरफेस इज 20 सेंटीमीटर। इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं, ओके। तो इसी वाले क्वेश्चन में किसी बंदे ने बोला था सर आर की वैल्यू पॉजिटिव, आर की वैल्यू निगेटिव। इससे पहले भी हम जब वीडियो बनाए थे इसका चैप्टर नंबर 9 का, तो उसमें भी हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया। जिन लोगों को अभी भी डाउट है प्लस माइनस की, तो उसको समझते हैं। क्या है अपना उभयोत्तल लेंस, मतलब कह सकते हैं बाइकॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ऐसा, ठीक। इसके कारण जो इस साइड होगा वो अपना कह सकते हैं सिंपल सा, इस साइड जो अपना मान लिया इसको हमने बोल दिया R1, और ये इस डायरेक्शन में है तो क्या होगा? पॉजिटिव। और ये R2 इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये अपना होगा R2 क्या होगा? निगेटिव में। क्योंकि जो भी मेजरमेंट करना है यहाँ O से ही मेजर करते हैं, तो राइट हैंड साइड के लिए पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या लेते हैं? निगेटिव, क्योंकि यहां से चलेगी इधर तो उल्टी। ऑलरेडी आप लोग साइन कन्वेंशन पढ़े हैं, तो फॉर्मूला सिंपल सा अपने को पता ही है क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.5 माइनस 1 बाई, दोनों का आपको क्या दे के रखा है? वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है, तो R1 के लिए पॉजिटिव मतलब 20 और R2 के लिए क्या है? निगेटिव माइनस 20। ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20। ये हो जाएगा 0.5 और इसको सॉल्व करेंगे 2/20 तो मतलब 1/10। ये हो जाएगा 0.05। क्या चीज? इससे अच्छा ये क्यों हम लिख रहे हैं? हमको तो 1/f ये निकला है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 5/100। इसको लिख सकते हैं 1/20। तो ये किसके बराबर है? 1/f के। तो f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। आंसर ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। 16 का क्या हो जाएगा? सी। ये माइनस वाली कहानी जिनको भी डाउट रह जाता है बार बार, देखो R1 इस वाले जगह से इधर के लिए मानेंगे C1 के लिए, तो R1 पॉजिटिव होगा, R2 के वैल्यू क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि यहां से अपोजिट डायरेक्शन, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं R2 की वैल्यू को निगेटिव लेते हैं। ठीक है, जब किसी बाइक कॉन्वेक्स लेंस की बात होती है तो ये नहीं कि सब जगह ला चलना है। तो 16 का क्या हो जाएगा? सी। 17 क्या रहा है? एक कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ सच मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। तो जैसे हमने यहां पहले से बना के रखा है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। ठीक है, इफ लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर देन इट बिहेव एज, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33। आपको ही पता है लाइट रे, जैसे मान लिया
थोड़ा हम लोग रेड कलर ले लेते हैं। ओके, लाइट रे मान लो यहां से आया, ठीक है, तो पहले ये सब सतह से जब गुजरेगा ये, तो क्या होगा, बैंड होगा किधर, नॉर्मल की तरफ। जब आपको रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बैंड होता है, पता है, तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगा, मतलब ये कुछ ऐसा बैंड हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या दिख रहा है, 1.5 क्या है इसका, डेंसर मीडियम, ठीक है, सघन माध्यम है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटेगा। तो यदि हम इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचते तो ये इसका क्या हो जाता, नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल से दूर हटने का मतलब क्या, ये सीधा जाना था, नॉर्मल से दूर हटेगा तो कुछ ऐसा, तो ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या दिख रहा है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, वापस से सब एक जगह मिल रहे हैं ना, तो ये कन्वर्जिंग की कहानी हो जाएगी। तो इस तरीके से समझ में आया, मतलब सिंपल सा है। 1.3 क्या है, जैसे हवा जो होता है उसका अपवर्तनांक कांच से कम होता है, इसलिए क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो अपना कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट को कन्वर्ज करता है, ठीक है, एक ही बिंदु पर लेके आता है। तो यहां पर भी तो पानी का अपवर्तनांक कम है, तो ये भी तो वैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा कह सकते हैं इसमें 17 का क्या हो जाएगा आंसर, सी कन्वर्जिंग, 17 का ए। चलिए 18 की बात करते हैं। ये क्या है, 3 लेंस हैविंग फोकल लेंथ 20, -30 एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। सबको क्या रखा गया है, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया। मतलब ये है कि एक लेंस ये, भैया आ जाओ, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 लेंस हमने ले लिया, ओके, तीनों को कांटेक्ट में रखा गया है। सबका फोकस देख के रखा है, f1 कितना 20, f2 -30 और f3 60 सेंटीमीटर, ओके। आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इसके फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4, लगा दो, बात खत्म करो। तो इसके लिए सिंपल सा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 मतलब 20 प्लस 1/-30 अब प्लस 1/60। ये क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 2/60। 1/f इक्वल्स टू, तो लिख सकते हैं 1/30। तो फोकस क्या हो जाएगा, सिंपल सा 30 सेंटीमीटर। तो ये वाला फॉर्मूला कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो जब संपर्क में 2 लेंस रहेंगे तो अपना फॉर्मूला बनता है 1/f1 इज इक्वल टू 1/f2 प्लस 1/f3। लेकिन यदि यही लेंस, दोनों लेंस के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, मतलब ऐसा कुछ रहे और दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, d होती है, उस टाइम में ये वाला फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2, ठीक है। तो दोनों को याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों से पूछा गया है। यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्व करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मॉडल पेपर, इससे जितना आप सीख सकते हो, जितना आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हो, ओके। तो यदि समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हाँ कुछ इंफॉर्मेटिव है, तो अच्छा लगेगा कि यदि आप लाइक बटन दबा के अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अगली कहानी को। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, तो 18 का बी। चलिए 19 की बात करते हैं। If focal length of objective and eyepiece of any telescope are 20 centimeter and 2 centimeter respectively, then magnifying power of this telescope is, magnifying power का आपको पता है m equals to -f0/fe, पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ मॉड की बात करें क्योंकि आंसर किसमें दिया है, सब पॉजिटिव में दिया है, तो सिंपल सा हम लोग मॉड m की बात करते तो क्या हो जाता है, f ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए गया है 20 सेंटीमीटर और आईपीस के लिए दिया है 10 सेंटीमीटर, तो मतलब ये हो गया 2, मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा 2, तो आंसर 2। 19 का क्या हो जाएगा ए, सॉरी ये 2 सेंटीमीटर दिया है ना, हम पहले ही काट के आंसर ही लिख देते हैं। तो ये 20 और ये दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा 10, तो सी 20
ठीक है, ओके। तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा 10, तो 19 का क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, मायोपिया आई कैन सी क्लियरली। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति नजदीक के वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो सारा याद रखना है, चारों का चारों, चाहे निकट दृष्टि दोष हो, दूर दृष्टि दोष हो, जरा दृष्टि दोष हो या अबिंदुकता हो। ठीक है, इस तीनों में कहानी क्या होती है, इसमें कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है उपचार के लिए। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, मतलब नजदीक की वस्तु क्या होगी, साफ साफ दिखाई देगी, यही होगा ना। तो कह सकते हैं निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। तो 20 का क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 21, व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट देन इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना ऑफ विच टाइप। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसा होता है। जैसे ये वस्तु है, इसको हमने देखा, ये उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, तो बन सकते हैं रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। तो 21 का क्या हो जाएगा बी। 22, मिनिमम डेविएटेड कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव, सबसे कम विचलन किसका होता है। देखो श्वेत प्रकाश ऐसे आ रही थी, इसको कुछ नहीं मिलता तो क्या करता ये, यहां पे यदि कुछ नहीं होता तो ये ऐसे जाता। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम विचलन किसका हो, जो सबसे कम घूम रहा है। तो सबसे कम कौन घूम रहा है, सबसे कम जो अपने डायरेक्शन को बदला वो कौन था, लाल वाला, तो इसका न्यूनतम विचलन हुआ। और यदि सबसे ज्यादा विचलन की बात करती तो ये कौन सा था, ये वाला, इसका विचलन क्या है, सबसे ज्यादा हुआ है, तो न्यूनतम विचलन लाल का और सबसे कम विचलन आप कह सकते हैं वायलेट का। तो आंसर किसके लिए पूछा, न्यूनतम विचलन के लिए, तो न्यूनतम विचलन के लिए आंसर किसका हो जाएगा, लाल वाले का, तो लाल। तो ये दोनों टाइप के पूछे जाते हैं, न्यूनतम विचलन और अधिकतम विचलन। तो न्यूनतम विचलन की बात करते हो तो किसका, लाल का। उम्मीद करती है वीडियो वाले डायग्राम से ज्यादा क्लियरली समझ रहे होंगे। तो न्यूनतम विचलन लाल का और अधिकतम विचलन किसका, वायलेट कलर का। याद रहेगा, रहेगा। चलिए तो 22 का हो जाएगा ए। 23 क्या रहा है, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर। कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। क्रांतिक कोण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये अपना होता है सघन माध्यम, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वो अविलंब से दूर हटती है, ऐसा कुछ। ठीक है, और जब ये इस स्थिति में पहुंच जाए, इसको मान को और बढ़ा दो और ये कुछ ऐसा हो जाए कि ये ऐसे जाए और ये 90 का कोण बना दे, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इसका क्रांतिक कोण। ये सब याद ही होगा। ओके, तो मतलब यह है कि इसमें कम किसको बढ़ाए कि ये ज्यादा बढ़े, मतलब 90 कौन पहले पहुंचेगा। तो जिसमें ज्यादा विचलन हो रहा होगा वो 90 पहले पहुंचेगा, मतलब थोड़ा सा एंगल देंगे वो ज्यादा भाग जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन, देखो ये सीधा सबसे ज्यादा अपना कौन सा है, वायलेट कलर, सबसे ज्यादा विचलन हो रहा है। तो कांच से यदि हम इसमें जाते हैं तो भी हम देखेंगे क्या दिखने को मिला कि ये सबसे ज्यादा झुका है। ओरिजिनल यदि बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें डेविएशन आया है, वायलेट कलर के अंदर। तो इसमें न्यूनतम विचलन की जरूरत पड़ेगी। तो जो सी का मान था, क्रांतिक कोण का मान था, वो सबसे ज्यादा लाल कलर के लिए होगा और सबसे कम किसके लिए होगा, वायलेट कलर के लिए। क्योंकि इसमें विचलन की बात करें, लाल कलर में विचलन की बात करें तो ये इतना सा एंगल है किसके लिए, रेड के लिए, और वायलेट के लिए कितना, ये वाला एंगल है। तो किसका ज्यादा दिख रहा है, लाल का सबसे ज्यादा, सॉरी विचलन सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, वायलेट का। तो इसलिए यहाँ पे वायलेट कलर में विचलन ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी, जबकि रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी लाल के लिए। ध्यान में रहेगा। तो यहाँ किसके लिए पूछ रहा है, न्यूनतम किसके लिए होगा, तो न्यूनतम किसके लिए होगा, वायलेट के लिए। तो वायलेट किधर है भैया, ये है बैगनी रंग के लिए। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट 24, ये भी कई बार पूछा है। प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट फॉलिंग ऑन रेन ड्रॉप सफर्स
प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंदों पे। तो देखो ये प्राइमरी रेनबो का डायग्राम बना हुआ है। देखो सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब फिर जब ये बाहर निकलता है तो फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। तो मतलब कह सकते हैं 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और एक बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR की घटना होती है। तो कह सकते हैं 2 बार अपवर्तन और एक बार क्या होगा, रिफ्रैक्शन ट्वाइस एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन वंस। TIR एक बार और रिफ्रैक्शन कितनी बार, 2 बार। तो इसको याद रखेंगे। जबकि वही आपका सेकेंडरी रेनबो की कहानी होती तो वहां पे 2 बार TIR होता है। ऑलरेडी 2 मार्क्स में कई बार पूछा है, 1 से 2 साल पूछे हुए हैं कि दोनों में अंतर बताइए। तो वहां पे 2 टाइम्स क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सेकेंडरी रेनबो में, ठीक है, और 2 बार क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो ये हो गया 24 का A। 25, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट इज डिसाइडेड बाय, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वर्ण का निर्णायक होता है, उसका होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो कह सकते हैं 25 का C। 27, wave front of light coming from a source of unknown size situated at distance is approximately, अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगार्घ होता है लगभग। देखो यदि ये पॉइंट सोर्स है, इसके पास की बात करें तो उसका तरंगार्घ कैसा होगा, गोलू। लेकिन इसी को बहुत दूर लेके जाओगे, इससे यदि आप दूर जाते हो तो ये गोला बड़ा होते जाएगा, और दूर जाएंगे गोला और बड़ा हो जाएगा। तो क्या देखने को मिला है, यहाँ पे ये कर्व ज्यादा है, यहाँ पे कर्व कम है, यहाँ और कम है। तो ऐसा होते 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 जब बहुत दूर आप आ जाओगे तो ये कर्व क्या हो जाएगा, थोड़ा सीधा जैसा हो जाएगा, प्लेन की तरह हो जाएगा, समतल की तरह हो जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो कह सकते हैं सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा आंसर, A, ठीक है। 27, 2 स्रोतों को क्लास समवर्त तब कहा जाता है जब उनके कालांतर क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो 27 का क्या हो जाएगा, B, ऑलरेडी पढ़ना था। नेक्स्ट, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स रीचिंग एट ए पॉइंट। जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों के लिए हम लोग बात करते हैं, रचनात्मक और विनाशी व्यतिकरण दोनों के लिए बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है 2n पाई और डिस्ट्रक्टिव के लिए होता है 2n + 1 पाई। एक मान लो मॉडल एपिसोड में पूछा तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है डिस्ट्रक्टिव पूछ ले, पूछ सकता है ना, उसको तो आजादी है पूछने का। तो सिंपल सा अपना क्या हो जाता है, रचनात्मक के लिए 2n पाई। तो 2n पाई में n की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3, रख के देखते हैं। 2n पाई यदि 0 रखे हो तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो 0 तो है, चलो यदि n की वैल्यू चलो 1 रखते हैं तो क्या होगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई है क्या, नहीं है। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 पाई है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या है, आंसर क्या होगा इसका, सिर्फ 1, 28 का A। नेक्स्ट क्या रहा है, फ्रिंज विथ इज डिस्टेंस, फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है किसके, किन्हीं 2 क्रमागत काली या चमकीली फ्रिंजों की बीच की। मतलब ये कह सकते हैं फ्रिंज की चौड़ाई सिंपल सा कह सकते हैं 2 क्रमागत काली या सफेद जो होती है उनकी बीच की दूरी की। और इसका जो फॉर्मूला होता है d del upon small d। तो क्या हो जाएगा इसका 29 का C। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव प्रोड्यूसिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज नॉट इक्वल टू, नॉट किसके लिए नॉट होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए नॉट इक्वल टू, मतलब रचनात्मक के लिए नहीं होता है। तो मतलब रचनात्मक के लिए जो नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, नहीं हमको करना है तो उसके उल्टा वाला ही कहानी करते हैं। मतलब कंस्ट्रक्टिव के लिए बोल रहा है, डिस्ट्रक्टिव के लिए देख लेते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए अपना जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस क्या, λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ऑलरेडी फॉर्मूला सब याद रखना है। तो λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इसके लिए कह रहा है नहीं होता है तो हम इसको ले लेंगे, यदि इसका जो आएगा वो इसके लिए नहीं होगा तो रख लेते हैं कौन सा 2n + 1
इंटू पाई, तो पाई से पाई कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2। तो किसी के साथ मैच करता है 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 मैच किया, किसके साथ, डी के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं के लिए है, तो इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्टिव का ना निकाल के डिस्ट्रक्टिव का निकालिए, जो उसके लिए होगा वो इसके लिए नहीं होगा। ठीक, ओके 30 हो गया अपना। चलिए 31 कह रहा है, 31 में क्या है अपना, द वैल्यू ऑफ फ्रेस्नेल डिस्टेंस ऑफ जेड एफ, या सिंपल सा क्या है, फ्रेस्नेल दूरी जेड एफ का मान होता है जहां ए प्रकाश किरण की चौड़ाई था, लेमडा क्या है, प्रकाश का तरंग है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे ए स्क्वायर बाय लेमडा। तो 31 का क्या होगा बी। 32 किरचॉफ्स पॉइंट रूल ऑलवेज विच ऑफ द फॉलोइंग रूल, तो यहाँ पे शायद इंग्लिश मीडियम वाले ने पॉइंट वर्ड नहीं यूज किया था, ठीक है, तो पॉइंट रूल कहिए, फर्स्ट रूल कहिए, या उसको कह सकते हैं जंक्शन रूल कहिए, करंट रूल कहिए, सब एक ही रूल होता है। तो फर्स्ट रूल किसको फॉलो करता है, तो चार्ज के संरक्षण, सिंपल से कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो 32 का क्या हो जाएगा बी। और सेकंड का भी याद रखोगे, सेकंड किसके कंजर्वेशन में बेस्ट होता है, ऊर्जा के, एनर्जी के, याद रहेगा, ओके। तो 32 हो गया बी। 33 अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, क्या होता है, किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल ही कहता है जीरो होता है। तो जैसे ये जंक्शन कोई क्या है, जंक्शन पॉइंट है, तो सब जो भी करंट होगा इसमें, यदि मान लो आई है, तो इस चारों को जोड़ दोगे तो आपको सम कितना होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था, तो कह सकते हैं जीरो। 33 का ए। 34 व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है प्रतिरोधों को मापने में, अज्ञात प्रतिरोधों को प्रतिरोध निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका मान कलर बना हुआ है, मतलब मान पता है, इसका कलर बना हुआ है, मान पता है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब इसका मान नहीं पता है, तो इस प्रतिरोध का मान निकालने के लिए तो कह सकते हैं रेसिस्टेंस। 34 का सी। 35 a current of 1 microampere is flowing in a wire if charge on electron is 1.6 इतना कूलम, then number of electrons flowing per second through the wire is, एक तार से 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, होने दो, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना कूलम हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। इजी है। तो इसके लिए अपने को देखिए फॉर्मूला अपने को पता है, क्या क्या दिया है, धारा प्रवाहित होती है, चलिए आई का मान देके रखा 1 माइक्रो एम्पियर, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, ओके। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो पता ही अपने को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अपने को क्या पता है, आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी, और क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एन इंटू ई डिवाइडेड बाई टी, लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, चैप्टर 1 में पढ़े हैं। प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इसको कहना चाहता है ये, आप हमको n बाई टी का मान बताइए। n बाई टी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और टी क्या है, टाइम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। तो i बाई ई यदि आप निकालिए तो मतलब n बाई टी आपने निकाल लिया, तो i की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻6, और t का मान, सॉरी i का मान क्या, और e का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये i बाई ई की वैल्यू को पुट किए हैं, जो किसके बराबर हो गया n बाई टी के, तो i की वैल्यू 10⁻⁻6 और e की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये आएगा, कितना आएगा भैया, ये सॉल्व किया जाए तो 1 बाई 1.6, ये हो जाता 0.625, 0.625 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻13 प्लस 13 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 0.625 इंटू 10⁻13, 0.625 इंटू 10⁻13, 0.625, तो ऑप्शन ए।
था आसान। आपको यहां पे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम, तो n/t पूछा गया है, तो n/2 किसके बराबर, I/e के, I का मान e का मान रख दिए, निकाल दिए। ओके, तो 35 का A। चलिए 36, द एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, ये वाला टेबल ऑलरेडी आपके क्वेश्चन बैंक में कई बार बना हुआ है, कई बार क्या, जब भी वीडियो बना है बनाई है। तो नाइक्रोम के लिए नाइक्रोम यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट में, मतलब विद्युत हीटर में, तो कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट 37, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ यूनिफॉर्म स्पीड v इज इक्वल्स टू, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। अपने को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, m इक्वल्स टू NIA। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा सर्कल की तो बात हो नहीं रही है, तो सिंपल सा n की वैल्यू 1 रखेंगे, या इसको सिंपल सा कह सकते हैं I इंटू ए। आई मतलब Q/T और एरिया का मतलब πr², यही होगा ना। तो Q की जगह पे अपना सिंपल सा हो गया, ओके 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 ओके, तो Q की जगह पे हम E लिख सकते हैं, टाइम तो अपना टाइम है, और चलिए इसको ऐसे लिखते हैं E, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा 2πr डिवाइडेड बाई T इंटू r/2। देखो इसको हम इतना लिख सकते हैं, Q की जगह पे क्या लिख दिए, E, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसलिए E, और यहां से πr² में से πr को निकाले, r को यहां रखे, 2 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका t जो था इसको नीचे ले आए। अब 2πr क्यों करना पड़ा, क्योंकि 2πr अपना क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, परिधि होती है, तो 2πr मतलब पूरा डिस्टेंस, और टाइम मतलब 2πr मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं सिंपल सा। तो यहां से क्या हो जाएगा, E इंटू V इंटू यहां पे जो R दिया वो कैपिटल R दिया है, तो मतलब R डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब कहते हैं EVR डिवाइडेड बाई 2। तो EVR डिवाइडेड बाई 2 कौन सा, ये वाला। तो NIA का फॉर्मूला ही यूज किए, I को Q/T लिख दिया, एरिया को πr² पता ही होता है, तो Q को E लिखे क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और 2πr इंटू टी, देखो ये 2 से 2 काटोगे वापस से सब कुछ सेम टू सेम हो जाएगा, और इसको थोड़ा इस टर्म में डेवलप करना था इसलिए हमने लिख दिया इस टर्म में, तो क्या हो जाएगा EVR/2। चलिए तो 37 का हो जाएगा A। 38, एनी स्ट्रेट करंट कमिंग वायर इज प्लेस्ड वर्टिकली इन विच करंट हाउ, किसी सीधे धारावाहिक के तार। देखिए इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम ये है कि ये शब्दों को सही तरीके से अरेंज नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को पढ़ के ये नहीं समझा जा सकता है, क्या समझा जा सकता है, लेकिन इसके मतलब लिखने का तरीका ही कुछ अलग है, मतलब शब्द अपने सही जगह पे व्यवस्थित नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसको यदि व्यवस्थित करेंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। 38 था ना, तो 38, ए वर्टिकल वायर कैरिंग ए करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहां देखो लिखना वही चाहता है, ए स्ट्रेट कैरिंग करंट कमिंग वायर इज प्लेस्ड वर्टिकली इन विच करंट भावनाएं, तो आप लोग उसको थोड़ा करेक्ट करके लिखते हैं। तो ये वर्टिकल वायर कैरिंग ए करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक वर्टिकल वायर है जो करंट को अपवर्ड डायरेक्शन में कैरी कर रहा है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन बीम सेंड हॉरिजॉन्टली टुवर्ड द वायर विल बी डिफ्लेक्टेड, एक इलेक्ट्रॉन बीम है या एक इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन है, उसको हम इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पे ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसके लिए सिंपल सा जो अपन याद करके रखे हैं उसी की बात करते हैं। यदि कोई पॉजिटिव चार्ज होता Q, ठीक है, यदि हम इसको इस तरफ लेके आते तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगता, सबसे पहले हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, तो ऐसे पकड़े तो इस साइड से बाहर आएगा, इस साइड से अंदर जाएगा, मतलब इस तरफ क्या बनेगा, क्रॉस। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, क्रॉस मतलब बाहर की तरफ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज का डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी उल्टा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ,
करंट मतलब चार्ज इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट मींस कह सकते हैं इसके ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो क्या होता, ऐसा। जब पॉजिटिव चार्ज है तो, यदि हम निगेटिव चार्ज की बात करते तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता, जस्ट पलट जाता। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करते तो इलेक्ट्रॉन में किस डायरेक्शन में फोर्स लगता, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, उस पर ऋणात्मक आवेश होता है ना, तो इसलिए फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता। तो कह सकते हैं सिंपल सा, तो अपवर्ड ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन सेम ही है, शब्दों को थोड़ा सही किया गया यहाँ पे कि आपको कम से कम क्वेश्चन समझ में आए। जैसे एक ऊर्ध्वाधर तार में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तार की ओर क्षैतिज रूप से भेजी गई एक इलेक्ट्रॉन किरण विक्षेपित हो जाएगी, या एक इलेक्ट्रॉन विक्षेपित हो जाएगा। किधर विक्षेपित हो जाएगा, ऊपर की ओर विक्षेपित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस विद्युत धारावाही चालक तार से इस साइड बात करें तो इस साइड से डॉट बनेगा, कैसे क्या बनेगा, डॉट, इस साइड से क्रॉस। और क्रॉस में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। ये अपना उंगली को किधर, जिधर वेग होगा आवेश के ऊपर, तो अंगूठा किधर गया, नीचे। तो ये फॉर्मूला हम लोग किसके लिए लगाए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल धन आवेश के लिए। और ऋण आवेश की यदि बात करते जस्ट उसकी दिशा को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो अपना फोर्स की दिशा क्या होगी, यदि धन आवेश होता, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स नीचे की तरफ। और यदि ऋण आवेश है तो फोर्स किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। तो यदि क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में दिया है उसको ना छाप के इसको छापिएगा, ठीक है, ओके। तो 38 का क्या हो जाएगा, सी। 39, ए वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जा सकता है। ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कैसे बदल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस बार पूछा आपको वोल्ट मीटर को ए मीटर में, तो याद रखेंगे, दोनों टेबल को याद रखेंगे। लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, किसको, वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदलने के लिए। तो किसको कह रहा है, वोल्ट मीटर को ए मीटर, लो रेसिस्टेंस किसमें, पैरेलल में। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। तो 39 का आंसर सी। ये दोनों टेबल को याद रखिएगा, आप ही के लिए दोनों टेबल। एक तो गैल्वेनोमीटर वाला कई बार पूछा है, इस बार आपको वोल्ट मीटर ए मीटर वाला पूछा है, तो वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदलने के लिए, और दूसरा क्या है, ए मीटर को वोल्ट मीटर बदलने के लिए। तो दोनों का याद रखेंगे। 39 का हो जाएगा सी। 40 कह रहा है व्हेन ए मेटल स्फीयर इज अलाउड टू मूव इन ए एमीटर फील्ड, एमीटर फील्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो यहां पे भी एरर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, ओके। कहीं चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हिंदी में क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र, तो मैग्नेटिक फील्ड। देन इट इज बिकम हॉट बिकॉज, देखो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, आप किसी मेटल को लेके जा रहे हैं तो उसके कारण वहां पे क्या होता है, एडी करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे गोल गोल दिख रहा है ये गोल गोल, तो सर्कुलर एडी करंट प्रोड्यूस होता है। तो कह सकते हैं भंवर धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है, मेटल पीस गर्म हो जाता है। तो 40 का क्या हो जाएगा, सी। 41 क्या रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी एंड करंट फ्लोइंग, मैग्नेटिक एनर्जी यू एंड करंट फ्लोइंग आई एसोसिएटेड विथ ए करंट कैरिंग इंडक्टर। इंडक्टर के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। तो वहां पे यू और आई के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, तो यू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। तो यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ये फॉर्मूला को याद रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज 5 मिली हेनरी। स्वप्रेरण गुणांक कितना कह रहा है, 5 मिली हेनरी, 5 मिली। इफ 2 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल देन मैग्नेटिक फ्लक्स, कुंडली से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की। तो चुंबकीय फ्लक्स आपको पूछा गया है, तो अपने को जो दिया है लिख लेते हैं। आपको सेल्फ इंडक्टेंस एल कितना दिया है, 5 मिली हेनरी, मतलब 5 इंटू 10 पे पावर डेसी सेंटीमिली माइनस 3 हेनरी लिख सकते हैं, ओके। करंट आई बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 एम्पियर, और अपने को पता है 5 इक्वल्स टू क्या होता है, एल इंटू आई। एल की वैल्यू 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 और आई की वैल्यू 2, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 लिख सकते हैं।
और आंसर के हिसाब से लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.123 मतलब 0.1 और फाई का क्या होता है वेबर, तो 0.01 तो आंसर क्या हो जाएगा सी। 42 का आंसर क्या हो जाएगा अपना सी। नेक्स्ट बात करें फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्या द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होता है। ऑलरेडी फॉर्मूला पता है आई आर एम एस क्या होता है आई नॉट बाई √2, इसलिए इन दोनों का रेशियो आर एम एस बाई आई नॉट इक्वल्स टू 1/√2। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए आपको पीवाईक्यू में कह सकते हैं। तो 43 का हो गया आंसर कितना 1/√2, तो 43 का बी। चलिए 44 इंपिडेंस ऑफ एलआर सर्किट, एलआर पर चलो परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा एलआरसी सर्किट के लिए याद रखिए ये वाला होता है एलआरसी सर्किट के लिए। तो इसी को जो रहेगा उसको यूज करना है। इसमें क्या क्या यूज करना है एल और आर को, मतलब एक्सएल को यूज करेंगे और आर को यूज करेंगे, जो नहीं है उसको यूज नहीं करेंगे। तो सिंपल सा जेड बराबर हम क्या लिखते √r² प्लस XL का स्क्वायर। अपने को पता है क्या पता है r² और XL क्या होता है ओमेगा इंटू एल इसका स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इतना इजी था। यदि मान लो आपको एल आर की जगह पे RC सर्किट रहता तो उससे हम लोग क्या करते एल को हटा के सी को यूज कर लेते। तो एक फॉर्मूला सब जगह काम आने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा R² ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये भी आपको कह सकते क्वेश्चन बैंक पे ऑलरेडी पूछा ही हुआ है। 45 कह रहा है इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इतना, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट विल बी। एक इक्वेशन दिया गया है प्रत्यावर्ती धारा का, वो क्या दिया गया है I इज इक्वल्स टू 60 साइन 100 बाई टी, ये दिया गया है। इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसके साथ आप इसको मैच करवा लो। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से हम लोग लिखते हो तो क्या लिखते, दोनों को कंपेयर करोगे I नॉट के यहाँ पे क्या है 60, तो I नॉट बराबर कितना 60 और ओमेगा जब क्या 100 पाई, तो ओमेगा इक्वल्स टू 100 पाई। अपने को क्या पूछा है, क्या पूछा भैया आरएमएस वैल्यू पूछ रहा था। आई आरएमएस हम लोग जानते हैं क्या होता है आरएमएस इज इक्वल्स टू I नॉट बाई √2। तो I नॉट की वैल्यू कितनी 60 बाई √2। IC को लिखते तो क्या लिखते 30√2 एम्पियर लिख सकते थे। तो इसमें तो सिर्फ इतना ही पूछा गया था। इसका और नॉर्मली जो पूछा जाता है वो आवृत्ति पूछी जाती है। तो आवृत्ति निकालने के लिए ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई n, तो n बराबर क्या होता पाई से पाई साफ, तो 2n बराबर 100, तो n बराबर क्या हो जाता 50। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये तो पूछा है, ये पूछ सकता है क्योंकि ऑलरेडी पूछे हुए कई बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 बाई √2। तो 60 बाई √2 या 30√2 का ये 45 का क्या हो जाएगा ए। चलिए 46 क्या द मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है डायनमो। अब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है मोटर। ऑलरेडी पता है घर में मोटर लगा होता है ना, उसको बिजली देते हो मतलब विद्युत ऊर्जा दिए, वो क्या करता है घूमना शुरू करता है, पानी के पंप को वो चलाना शुरू करता है। वही देखते हो शादी में डायनमो जो मतलब इंजन जो आता है उसमें डायनमो लगा होता है। तो इंजन के मैकेनिकल एनर्जी को वो किस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे किसको किस में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब डायनमो। एकदम इजी था। ओके, तो 46 का क्या हो जाएगा सी। चलिए 47 की बात करते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। फेज डिफरेंस किस कंडीशन में, रेजोनेंस या कह सकते हैं अनुनाद की स्थिति में।
तो अनुनाद की स्थिति में एक्स एल जो हमारा होता है एक्स सी के बराबर होता है, तो हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं tan phi इज इक्वल टू क्या होता है एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, और दोनों चूंकि इक्वल है तो सिंपल सा 0/r, मतलब कह सकते हैं tan phi इज इक्वल टू 0, इट मीन्स tan 0 डिग्री, तो phi इक्वल टू कितना 0 डिग्री। खत्म खत्म। तो 47 का क्या हो जाएगा सी। 48 क्या रहता है रियल एंड वर्चुअल पावर ऑफ एनी अल्टरनेटिंग करंट, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ और आभासी शक्तियां क्रमशः इतना इतना है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा, तो शक्ति गुणांक का फॉर्मूला पावर फैक्टर का याद रखेंगे ट्रू पावर बाय एपरेंट पावर, मतलब पीटी बाई पीए, ऐसा लिख सकते हैं इसको सिंपल सा। और एपरेंट पावर क्या होता है ईआरएमएस इंटू आईआरएमएस, ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो 48 का क्या हो जाएगा ए। 49 क्या था अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, पीक वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी इतना इतना दिया है और टाइम इतना दे के रखा, तो क्या है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज। देखो इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आपसे किसी ईयर नहीं पूछा है, ओके तो थोड़ा सा नया है, तो हम बार बार कहेंगे आपको एक ही बात, जो भी क्वेश्चन आपको कुछ नया सा लगे उसको पक्का वाला नोट कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा। पूछ दिया तो अच्छा, नहीं पूछा तो कम से कम ये अफसोस नहीं रहेगा कि क्वेश्चन तो देखे थे लेकिन उसका रिवीजन नहीं कर पाए। इसलिए जो नया लगे आपको उसको पक्का हो, जैसे इसको नोट कर लीजिएगा। तो अपने को क्या पता होता है ई इक्वल्स टू क्या देकर रखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसमें अपने पास क्या दे के रखा है पिक वैल्यू, मतलब कह सकते हैं ई नॉट की वैल्यू दे के रखा है कितना 10 वोल्ट, और क्या दे के रखा है एंड फ्रीक्वेंसी आपको दे के रखा है 50 हर्ट्ज, ठीक, और कुछ दे के रखा और टाइम दे के रखा है टी 1/600 सेकेंड। तो ई नॉट तो चलो पता चल गया, ओमेगा भी इस इक्वेशन के लिए हमको चाहिए, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा इक्वल्स होता है 2 पाई इंटू एन, तो 2 पाई और एन की वैल्यू कितनी है 50, तो हो जाएगा 100 पाई, ठीक है यहां तक ओके। अब बात करते हैं इक्वेशन में आ जाते हैं, ई इक्वल्स टू क्या होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट की वैल्यू कितनी है 10 इंटू साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी 100 पाई, 100 पाई, और टी की वैल्यू कितनी है 1/600, तो 1/600 ये कट गया, तो यहां से आ गया 10 साइन पाई बाई 6, अब पाई बाई 6 मतलब क्षेत्रीय 18, मतलब कैसे 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो लिख सकते हैं 10 इंटू 1/2 मतलब 5 वोल्ट। क्यों यूं ही आसान है जिंदगी, सिर्फ थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन को पक्का वाला देख लीजिएगा तो आपको ओमेगा का भी कहानी पता चल जाएगा, इक्वेशन लिखना भी पता चल जाएगा, उल्टा सीधा पूछते ही रहता है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा 5 वोल्ट मतलब सी, ठीक है। 50 तो इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट आई एंड वोल्टेज इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज 5 देन कंपोनेंट ऑफ वाटलेस करंट, वाटहीन धारा का घटक ऑलरेडी ये पूछ चुका है आपसे, वो होता है आई साइन फाई, तो 50 का क्या हो जाएगा बी। 51 which of the following frequency will be suitable for propagation across the horizon by using a space wave, व्योम तरंगों के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार संचयन के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में से, तो उसके लिए जो आवृत्ति होती है वो आपका होता है 10 मेगाहर्ट्ज, तो कह सकते हैं 51 का बी। नेक्स्ट 52 प्रोपगेशन ऑफ यूएचएफ, यूएचएफ का मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रीक्वेंसी टेक्स प्लेस ड्यू टू विच, आवृत्तियों का प्रसार प्रायः किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है स्पेस वेव द्वारा होता है, 52 का बी। 53 लाइट इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, मतलब वर्क फंक्शन जिसकी वैल्यू क्या हो कम हो, ऑफ विच ऑफ द गिवन मेटल इज मिनिमम, लाइट इलेक्ट्रिक, तो दिए गए किसी धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है, किसका कम होता है, तो सोडियम का होता है, पता ही है। नेक्स्ट
54 प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है? प्लांक स्थिरांक की बीमा तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं E इक्वल्स टू एच इंटू न्यू, ठीक है। तो एच प्लांक कांस्टेंट होता है E बाई न्यू, और एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला? mL2T-2, पता ही है। तो mL2T-2 और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? T-1, ये हो जाएगा mL2T-1, तो हम L2T-1। तो 54 का ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, दोबारा रिपीट मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। तो 54 का ए। चलिए 55 क्या रहा? इन बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है? तो ये तीनों आपने पढ़ा होगा, तीनों को याद रखो। इन दोनों का यदि हम रेशियो निकाल दे तो क्या होगा? इससे ये साफ, और इन दोनों का रेशियो क्या होगा? 1/2 होगा ना। तो सिंपल सा माइनस में आती है, हो जाएगा आंसर -1/2। ठीक बात, ओके। तो 55 का हो जाएगा सी। 56 निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर नहीं है, इनमें से किसका? टेबल ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके PYQ के अंदर। तो एक्सरे देखो, एक्सरे है कहीं पे है, आपका लाइट रे विजुअल लाइट है, गामा रेज ऑलरेडी है, जो नहीं है वो कौन है? बीटा। तो 56 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए 57 द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज एज, नाविकों के मिलने और नए नाविक के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? जब दो छोटे छोटे नाविक मिलकर एक नया नाविक बनाता है और ऊर्जा मुक्त करता है, उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो कह सकते हैं 57 का ए। ऑलरेडी 9th-10th में भी पढ़े होंगे आप लोग। नेक्स्ट 58 सेम क्वेश्चन है, सेम कहानी है, सब कुछ सेम है, मतलब दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम टाइप कर दिया, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 58 का ए। 59 द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, शायद ही कोई होगा जो बंदा इसको नहीं जानता है, ऑलरेडी पूछे भी हुआ, E = mc²। 59 का सी। 60 हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 1000 ईयर इन हाउ मच टाइम। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको टाइप करके दिया है मॉडल पेपर, इस क्वेश्चन के हिसाब से यदि आप बनाने जाओगे ओके, तो आंसर आपका आएगा कहाँ गया भैया? हाँ, आंसर आएगा 4170 ईयर, क्योंकि ऑप्शन चारों में से कोई नहीं मैच करता। और क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा एरर है, तो क्वेश्चन को सुधारते हैं। ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, जो आपको क्वेश्चन एक्चुअल होना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। ये है क्वेश्चन, दोनों में अंतर क्या है? देखो इसमें 1/18 है, इसमें क्या है 1/8, तो क्वेश्चन में एक्चुअली क्या होना चाहिए था? 1/8। ओके है, तो चलिए बात करते हैं। क्या रहा? हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मतलब टी हाफ की वैल्यू आपको दे के रखा है 1000 ईयर। ओके, इन हाउ मच टाइम्स 1/8 पार्ट ऑफ एलिमेंट विल रिमेन्स, मतलब कितने समय के बाद इतना हिस्सा बचेगा? तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, n इक्वल्स टू क्या होता है? n0 1/2 पे पावर n, और n कितना? n0/8 इज इक्वल्स टू n0 1/2 पे पावर n। तो ये से ये साफ, तो 1/8 इज इक्वल्स टू 1/2 पे पावर n। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब, ये हो जाएगा 1/2 पे पावर n। तो यहां से क्या पता चला इन दोनों को देख के? n बराबर कितना? 3, तो n इक्वल्स टू 3, और n बराबर क्या होता है अपना? t/t हाफ, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n इंटू t हाफ। n की वैल्यू कितनी? 3, और t हाफ की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा अपना 3000। ठीक है, 3000 ईयर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3000 ईयर, ये 30,000। तो 60 का क्या हो जाएगा? ए। उम्मीद करते हैं, और इसी तरीके से आप उसको जब बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा? लॉग वगैरह का यूज करना पड़ जाएगा, तो लॉग तो याद रहेगा नहीं। तो क्वेश्चन में ही एरर है, थोड़ा सा सिर्फ एक एक्स्ट्रा आ गया,
तो उम्मीद करती है समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे हुआ है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि नया कुछ क्वेश्चन पूछा है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्या रहा है, तो इसको पहले क्या रहा है, एटम SR3888 नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो अपना दिया है परमाणु, कौन सा दिया है, SR3888, ठीक है। इसमें आपको कह रहा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसका नंबर बताना है। ओके, तो सिंपल सा इसको स्टैंडर्ड वाले के साथ इक्वेट कर देंगे, XZA। तो ये जो Z है वो एटॉमिक नंबर को बताता है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो मतलब Z की वैल्यू कितनी है, 38। यदि एटम न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। इट मींस E की वैल्यू 38। और Z जो अपना ये है बंदा ऊपर का जो A है, ठीक है, ये किसको बताता है, एटॉमिक मास नंबर को। तो A कितना दिया है, 88। और अपने को पता है एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो Z प्लस N के होता है। तो N क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो लिख सकते हैं 88 माइनस Z। तो 88 माइनस Z, Z कितना है, 38। तो ये अपना हो जाए कितना, 50 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 50। चलिए मिलाते हैं, प्रोटॉन्स 38, 50, 38। चलिए एक ही तो बंदा है, तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। कितना इजी था, ऑलरेडी ये पूछे हुए क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कुछ नया है। नेक्स्ट कह रहा है एक पीएन जंक्शन कंसिस्ट, पीएन जंक्शन में होते हैं कितने होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। तो कह सकते हैं दो सेमीकंडक्टर होते हैं, तो कह सकते दो अर्धचालक जंक्शन होते हैं। नेक्स्ट 62 का ए। 63 the name of machine producing direct current on applying alternating potential, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा या दृष्ट धारा उत्पन्न करने वाली मशीन का क्या नाम है, क्या नाम होता है, दृष्टकारी पढ़े होंगे, तो सिंपल सा कह सकते हैं रेक्टिफायर। 63 ये ऑलरेडी ये भी पूछे हुए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि नया है। नेक्स्ट, इन ए फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति होगी। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए आपको पीवाईक्यू के अंदर। तो देखो ये अपना है एसी, ठीक है, इसको एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना, इतना चलना पड़ेगा, जबकि इसको एक साइकिल खुद को रिपीट करने के लिए सिर्फ इतना चलना पड़ेगा। तो मतलब जब तक ये एक कंप्लीट करेगा तब तक ये कितना दो कंप्लीट कर लेगा, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, इससे जस्ट दोगुनी, तो कह सकते हैं सिंपल सा 100 हर्ट्ज। तो 64 का सी। चलिए 65 बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर, ऑलरेडी इसको तो दो नंबर में बढ़िया से समझाए हुए हैं। तो और नॉर के लिए क्या होता है, ए प्लस बी का डैश, तो ए प्लस बी का डैश किसी का नहीं है, तो इसमें से क्या होता है आंसर, नन। नहीं तो आप सिंपल सा ये लिखते ए प्लस बी का डैश इक्वल्स टू वाई। ये तीर एरर है टाइपिंग करने वालों की। ओके 65 का क्या हो जाएगा, नन। 66 सम ऑफ बाइनरी नंबर 0110 एंड 0101, द्विआधारी संख्या 01101001 का योगफल कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आप कुछ नया सा है, ठीक है, इससे पहले हमको लगता है ये वाला क्वेश्चन पूछा है, तो इसको सीखिए। इसके लिए क्या करना है, आपको दो चीज याद रखना चाहिए कि 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, और 1 + 1 10 नहीं होता है, क्या होता है 1 0 होता है। उस तरह माइनस में एडिशन करते हैं। चलिए तो सिंपल सा क्या दिया है, किसको जोड़ना है, 0 1 1 0 को 0 1 0 1 के साथ जोड़ दो। तो 0 + 1 देखो 0 + 1 1, 1 + 0 1 + 0 1, 1 + 1 1 0, तो 1 0 का 0 यहाँ रख लिए, 1 यहाँ रख लिए, 1 + 0 1 + 0 1, तो सिंपल से ये क्या हो जाएगा अपना, तो 1 0 1 1, समझे। तो दो चार को प्रैक्टिस कर लिया, नया सा क्वेश्चन है। तो 1 0 1 1 तो आंसर हो जाएगा 66 का ए। 67 द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड मैग्नेटाइजेशन, तो जो रिलेशन होता है वो मैग्नेटाइजेशन ये होता है फॉर्मूला, ठीक है।
तो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा। यदि थोड़ा सा बात करते, हमने मैग्नेटाइजेशन को फॉर्मूले में आई से डिनोट किया, इसने एम से लिखा, तो यदि ये प्लस होता तो ये सही हो जाता। ओके ओके, तो 67 का क्या, डी। 68, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिप इज जीरो। मैग्नेटिक डिप कहाँ होता है, इक्वेटर या विषुवतीय रेखा पे क्या होता है, जीरो होता है। ऑलरेडी ये पूछ चुका है कई बार, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, तो सिंपल सा कह सकते हैं नन। तो 68 का क्या हो जाएगा, नन। 69, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल मोमेंट एम इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्टेबल के केस के लिए आपको याद होगा माइनस एम डॉट बी यूज करते थे, तो अपना माइनस एम बी। ऑलरेडी स्टेबल अनस्टेबल सब के लिए, स्टेबल का मतलब क्या था, आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आप किसको रखते हैं, डाइपोल को रखते हैं, तो स्टेबल कंडीशन में रहता है। और अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा 69 का बी। चलिए 70, ये तो ऑलरेडी कई बार पूछ चुका है। तो क्या रहता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा क्या होती है, ऑलरेडी पता है, ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है, मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इतने क्वेश्चंस आपके हुए, तो ये हो गया। चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इट मीन्स कि आपको पसंद आया, लाइक बटन दबाइए, बाजू में ही रखा हुआ है, ठीक है, इतना ऐसे टिक कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अच्छा लगता है, मतलब आप लोग रिप्लाई देते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो अच्छा लगता है हमें भी रिप्लाई देने में। ओके, तो मिलते हैं अगली कहानी में, उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़िए, अभी टाइम नहीं, 1 महीना कह सकते हैं बचा हुआ है मुश्किल से, तो अच्छे से पढ़िए। गुड लक।